हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं 3D इन वन लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। सो 3D में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3D का कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं और किसी पॉइंट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले वही समझते हैं। देखो 3D के अंदर एक एक्सिस को अपन एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दूसरे को अपन ने वाई एक्सिस मान लिया। ये आपस में क्या है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपस में सब क्या है? परपेंडिकुलर है। इसको x लिया मैंने, इसको y लिया। x क्रॉस y करने पे z आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं ये क्या है? राइट हैंडेड सिस्टम है ना, राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम क्या बोल रहे हैं? x क्रॉस y करने पे z आना चाहिए। सो दिस इज राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, x क्रॉस y करने पे अपने को मिला z है ना। z को उधर नहीं रख सकते अपन ने इस तरीके से चीजों को डिफाइन किया है। अब अपन शुरू करते हैं। किसी पॉइंट को यदि अपने को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, मान लो स्पेस में कोई पॉइंट है इधर है ना, हवा में यहाँ पे कोई पॉइंट, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस बॉक्स को समझो। पॉइंट यही कहीं है बाहर की साइड में। तो 3D में कोई भी पॉइंट को विजुलाइज करने का तरीका क्या है? इस बॉक्स को एज्यूम कर लो। अब ये जो पॉइंट है ना, ये 3D में कोई पॉइंट है इस क्वाड्रेंट में, इस ऑक्टेंट में। यहाँ पे अपन क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। यहाँ पे ऐसे 8 डब्बे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट से मैं मान लेता हूं, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को x, y एंड z। ठीक है, तो जो 3D में इसको अपन क्या बोलते हैं? ये एक पॉइंट है, और इसी पॉइंट को वेक्टर में अपन क्या बोलते थे? है ना, यहां पे तो ये क्या है? पॉइंट है, और वेक्टर में ये क्या बन जाता है? ओपी वेक्टर, दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो वहां पे ये बन जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, है ना। 3D में इसको अपन बोल देते हैं पॉइंट, और वेक्टर में इसी बात को अपन क्या बोल देते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ओपी वेक्टर कौन सा है बच्चों? देखो, ओपी वेक्टर ये वाला, इस वेक्टर की अपन बात कर रहे हैं। ओपी वेक्टर, ओ को ओरिजिन को पी से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है, दैट इज ओपी वेक्टर। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो ओपी है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसकी डायरेक्शन अपन डिफाइन करते हैं किससे? ओपी कैप से, है ना। ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या बनता है? देखो, x अपॉन इसका मोड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन, है ना, r मान लेता हूं ये मोड, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस के कैप। दिस इज ओपी कैप, है ना, ये मोड है उसका। तो ओपी कैप है। वेक्टर में इसको अपन क्या बोल देते थे? यूनिट वेक्टर। यहां पे इसी बात को बोलने का तरीका है डायरेक्शन कोसाइन। क्या है बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर को ही लिखने का दूसरा तरीका यहां पे क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी डायरेक्शन को अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपने को पता है कि एक यूनिट वेक्टर लिख लो उस डायरेक्शन के अलोंग। तो वेक्टर में तो अपन बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर लिख लो, 3D में अपन बोलते हैं कि उसके अलोंग डायरेक्शन कोसाइन बता दो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बच्चों? देखो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ये एंगल यदि अल्फा है, इस ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, ओपी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ लेट से एंगल बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा है, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। इसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना। बेसिकली इसका वैल्यू बराबर होता है किसके? x अपॉन मोड ऑफ r, y अपॉन मोड ऑफ r, है ना। मोड ऑफ r इज नथिंग बट मोड ऑफ ओपी, z अपॉन मोड ऑफ ओपी। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक तरीके से यूनिट वेक्टर है अलोंग दैट डायरेक्शन। इसी बात को अपन वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर की फॉर्म में अपन क्या लिख लेते हैं? cos अल्फा आई के प्लस, है ना, डायरेक्शन दिस इज
डिसिस डायरेक्शन कोसाइन को अपन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, cos अल्फा आई के प्लस cos बीटा जे के प्लस cos गामा के कैप। या अपन बोल सकते हैं ये क्या है, x अपॉन ओपी वेक्टर आई कैप प्लस y अपॉन ओपी वेक्टर जे कैप प्लस z अपॉन ओपी वेक्टर के कैप। ये सिंपल सी बात है ना, एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यूनिट वेक्टर को ही लिखने का दूसरा तरीका है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है यहाँ पे कि ओपी वेक्टर कि यदि अपने को डायरेक्शन लिखनी होती, यूनिट वेक्टर लिखना होता उसके अलोंग, तो ये अल्फा बीटा गामा की हेल्प से अपन लिख सकते हैं, कोसाइन की हेल्प से। तो कोई भी डायरेक्शन को अपने को कहीं पे स्पेस में बताना है 3D में, तो अपन बोलेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन दे दो, मैं उस डायरेक्शन के अलोंग चला जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ डायरेक्शन कोसाइंस आर डिफाइंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो क्या है, देखो डायरेक्शन रेशियो होता है डायरेक्शन कोसाइन का कोई भी मल्टीपल। डायरेक्शन रेशियो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है 3D में डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं इसको। एक इस तरीके के ये 3 नंबर हैं, है ना, इन 3 नंबर्स को अपन बोल देते हैं ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, लेमडा टाइम्स एल एम एन, है ना, लेमडा को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन कोसाइन से। लेमडा कैन बी एनी स्केलर नंबर, लेमडा कैन बी एनी स्केलर नंबर। तो कोई भी वेक्टर यदि अपने को दिया हुआ है, इसका मतलब वो डायरेक्शन तो अपने को पता ही है ना, तो वो जो वेक्टर है वो खुद ही क्या है, उसका डायरेक्शन रेशियो। अब अपने को ये देखना है कि मान लो कोई 2 पॉइंट अपने को दिए हुए हैं स्पेस में, मान लो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अपन कैसे निकालेंगे, है ना। 2 पॉइंट दिए हुए हैं स्पेस में ए और बी, ठीक है। मान लो अपन ए बी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ए बी वेक्टर की बात करें तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी, है ना, बी माइनस ए, ठीक है। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और बी को मान लो अपन मान लेते हैं x2 x1 x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो b माइनस हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। ये तो वेक्टर हुआ। अब मैं बोलता हूं इसी बात को ए बी वेक्टर को ए बी कैप ले लोगे तो ए बी का क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। ए बी कैप ले लेंगे, ए बी कैप की यदि बात करें तो ए बी कैप क्या होगा, ए बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए बी। ये तो वेक्टर है, बट डायरेक्शन कोसाइन यदि लिखना है अपने को, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन मोड ऑफ ए बी कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन मोड ऑफ ए बी। ये वेक्टर की फॉर्म में नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ और है। यहां पे बस 3 नंबर अपन ने लिख दिए, इन तीनों नंबर को यदि कोई बोलता है कि दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, तो यहां से अपने को फील आ जानी चाहिए कि ये डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ, इट्स ए यूनिट वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, ए बी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये उसके बच्चों क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन यदि एल एम एन है तो यहां पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आना चाहिए 1, यूनिट वेक्टर है वो। इफ एल एम एन आर डिसीज, किसी वेक्टर किसी डायरेक्शन का या किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यदि एल एम एन है, तो एल एम एन का मैग्नीट्यूड यदि निकालेगा अपन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। यहां से अपन डायरेक्शन रेशियो की बात करें, है ना, ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। डायरेक्शन रेशियो हमेशा कोई लाइन की हमेशा निकालते हैं अपन, है ना, किसी लाइन का निकालते हैं। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, ए बी वेक्टर की बात नहीं कर रहे, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है बच्चों x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये खुद वेक्टर जो लिखा हुआ है, इस वेक्टर को भी अपन डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। और कोई भी लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1 मोड ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 मोड ऑफ ए बी, z2 माइनस z1
मॉड ऑफ ए बी, कोई भी लैम्डा लेते, लैम्डा नॉन जीरो, तो अपने को हमेशा एक डायरेक्शन मिलेगी, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है पॉइंट यहां पे? समझ में आ रही बात? सो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाउ टू राइट ए इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। बात करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन का। लाइन की इक्वेशन 3D में कैसे लिखी जाती है? वेक्टर में अपने को पता है कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वेक्टर में भी मान लो ये लाइन है ना, इस लाइन पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ ए, A1 A2 A3, ठीक है, और इसका पैरेलल वेक्टर अपने को दिया हुआ है लेट से P, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है लेट से P, ये मान लेते हैं अपन x1 y1 z1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पॉइंट मान सकते थे अपन। P को मैंने मान लिया लेट से ABC, ये जो लाइन है ना ABC के पैरेलल है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी जनरल पॉइंट यदि R लिया जाए वेक्टर में, अपन बोल सकते हैं कि R माइनस ए वेक्टर जो होगा वो कोलिनियर होगा किसके? P के। तो R माइनस ए शुड बी इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स P। ये था वेक्टर में। वेक्टर में इक्वेशन बच्चों आती है R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा P। यहां पे A क्या है? जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है। P क्या है? वो डायरेक्शन जिसके वो पैरेलल है। तो लेमडा के साथ जो भी आता है, हमेशा इससे सोचो कि लेमडा के साथ जो भी आएगा वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ द लाइन, है ना, लाइन की वो डायरेक्शन है। और जो पॉइंट अपने पास कांस्टेंट दिया हुआ है उस कांस्टेंट पॉइंट से वो पास करती है। तो ये तो वो कांस्टेंट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से जहां से लाइन पास कर रही है, और ये वो डायरेक्शन है जिसके वो पैरेलल है, ठीक है। समझ आ रही बात? अब इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका है ना, जब भी वेक्टर से 3D में आना है तो R को क्या लिख दो? एक्स आई कैप, है ना, एक्स वाई जेड, और A को क्या लिख देंगे अपन? x1 y1 z1 प्लस लेमडा टाइम्स P को क्या है? डायरेक्शन क्या है इसकी? A B C, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो। देखो एक्स एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। ये आई कैप जे कैप के कैप है, ये आई कैप जे कैप कैप है, ये भी आई कैप जे कैप के कैप है। दोनों को इक्वेट कर दो। देखो क्या आ रहा है अपने पास? x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स A, y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B, z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स C। ये तीनों ट्रू होना चाहिए। ट्रू, इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए ये तीनों ट्रू होनी चाहिए। और ये तीनों ट्रू होने के लिए इसका मतलब मैंने ऐसे लिख दूं क्या मैं? x माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C। तो ये अपने पास बच्चों आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन आ गई, जहां पे A B C क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। x1 y1 z1 क्या है? वो पॉइंट जिससे वो लाइन पास करती है। तो ये पैरेलल वेक्टर का मतलब इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो। ABC यहां पे क्या है? डायरेक्शन रेशियो, उस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन रेशियो। तो इक्वेशन की बात यदि अपन ने करी तो इक्वेशन अपने को मिल गई। यहां पे अपने को यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन यदि अपने को दी हुई है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू मान लो z माइनस z प्लस 1/1, तो इससे मान लो अपन को पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन पासेज एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो हमेशा अपने को एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बच्चों क्या बनाना है? पहले 1 इस फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद अपन बात करेंगे x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। अब लाइन का जो डायरेक्शन है दैट इज 2 3 माइनस 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को याद रखनी है ना, ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी चाहिए अपने को, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखना चाहिए कि कई बार प्रॉब्लम में यहाँ पे फंस जाते हैं अपन, ये गलती कर देते हैं। अपन डायरेक्शन ले लेते हैं 2 3 1, डायरेक्शन इस लाइन की 2 3 1 नहीं होगी, डायरेक्शन क्या होगी? 2 3 माइनस 1, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट दिए हुए, ए पॉइंट दिया हुआ मान लो x1 y1 z1, बी पॉइंट दिया हुआ मान लो x2 y2,
2z2, 2 पॉइंट दिए हुए, तो b माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन होगा a से b को डायरेक्टेड, b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए विल बी ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए। तो मेरे को डायरेक्शन नहीं पता था इस बार लाइन का, बट डायरेक्शन ऐसे निकाल लिया अपन ने, ए बी वेक्टर से डायरेक्शन आ जाएगा, ए बी वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में अपन b माइनस ए लिखेंगे और 3D में इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। इसी बात को लिखने का तरीका क्या है, डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि 3D में वेक्टर जैसी बात तो अपन कुछ करते नहीं है, तो इसी बात को अपन लिख देते हैं कि क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इस पे आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे तो वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को एक पॉइंट की तरह ट्रीट नहीं करना है अपने को किस तरह ट्रीट करना है, डायरेक्शन रेशियो गिव्स ए डायरेक्शन, एक ऐसा वेक्टर है ना, इसको आई कैप जे कैप के कैप लगा के फिर सोचो, है ना, जब भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो इस पे आई कैप जे कैप के कैप लगा के फिर सोचो इसको, है ना, इसको एज ए वेक्टर मानते हुए अपन बोलेंगे कि इस वेक्टर के पैरेलल कोई भी डायरेक्शन होगी उसका डायरेक्शन इस फॉर्म में गिवन होगा, है ना, इस फॉर्म में अपन उसका डायरेक्शन रेशियो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन अपने को लिखनी थी यहां पे, तो मैंने बोला कि एक पॉइंट जिससे पास करता है दैट इज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये तो वो पॉइंट हो गया। और यहां पे डायरेक्शन क्या है, x2 माइनस x1, एबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या, यहां पे तुम डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते थे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या होगा, लैम्डा बस चेंज हो जाएगा। तो ये भी इसका क्या है, लाइन। यहां पे x1 y1 z1 की जगह तुम x2 y2 z2 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात करी कोई भी लाइन की इक्वेशन की। अब 3D में अपने को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी, तो मोड ऑफ ए बी विल बी डिस्टेंस, और ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो मोड ऑफ ए बी या अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस ए की बी से होगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। यह है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली एक अपन बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो कोई भी पॉइंट सी पॉइंट जो इसको मान लो m/n में डिवाइड करता है, तो सी पॉइंट के लेट से कोऑर्डिनेट है x y z, तो सी पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, सी विच इज x y z इज इक्वल टू क्या होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, है ना, सिमिलरली फॉर y, सिमिलरली फॉर z। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट इसको मान लो m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो फॉर्मूला अपन ये फॉलो करेंगे। और सेम मान लो जो 2D में है एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस दोनों जगह। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये सेक्शन फॉर्मूला था। ऐसे ही सेंट्रोइड का यदि फॉर्मूला लिखना है तो सेंट्रोइड का क्या होगा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ऐसे यदि अपने को लिखना है इन सेंटर का फॉर्मूला, तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा a x1 अपॉन सिग्मा a y1 अपॉन सिग्मा a z1 अपॉन सिग्मा a। ठीक है, वो इन सेंटर हो जाएगा। एक्स सेंटर का भी फॉर्मूला अपन जानते हैं, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड होंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
फिर अपन बात करते हैं एक पॉइंट की सिचुएशन विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, है ना, पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट एंड लाइन में बच्चों अपने को दो बातें यहां पे देखनी है। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पी पॉइंट है, मैंने पी पॉइंट ले लिया, लेट से P1 P2, या पी पॉइंट को अपन ने ले लिया PX PY PZ, है ना। ये लाइन की इक्वेशन मेरे को दी हुई है, लेट से x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये इस लाइन की इक्वेशन अपने को दी हुई है, लेट से। अपने को क्या निकालना है बच्चों, मिरर इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मिरर इमेज को मैं ले लेता हूं PI या P डैश, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं ले लेता हूं F। तो F पॉइंट और P डैश पॉइंट का अपने को पॉइंट्स निकालना है। कैसे करेंगे, है ना, क्या कोई फॉर्मूला होगा या विदाउट फॉर्मूला या कुछ, कैसे करेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं यहां पे, अपन ये बोलते हैं कि F पॉइंट को लिखो पहले। F पॉइंट को कैसे लिखेंगे, F पॉइंट इस लाइन के ऊपर है बच्चों, F पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, F पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो एक जनरल पॉइंट मान लिया F के लिए लैम्डा। तो F पॉइंट को कैसे लिखा जा सकता है, x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा, z1 प्लस c लैम्डा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि pf वेक्टर लिख सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं। pf वेक्टर क्या होगा, f माइनस p, है ना, f माइनस p। f क्या है यहां पे, x1 प्लस a लैम्डा माइनस px, y1 प्लस b लैम्डा माइनस py, z1 प्लस p लैम्डा माइनस pz। ये अपने पास क्या है, pf वेक्टर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि pf वेक्टर और इसके पैरेलल वेक्टर क्या है, abc। pf वेक्टर और abc वेक्टर आपस में क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। pf वेक्टर कौन सा है, ये वाला देखो, ये वेक्टर यदि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो pf वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, abc के। तो की पॉइंट यहां पे क्या है, f को एज्यूम करना, उसके बाद फाइनली अपन करना क्या चाह रहे हैं, pf वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सिंस pf इज परपेंडिकुलर टू, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर को मैं मान लेता हूं, लेट से ये है, इस वेक्टर का नाम दे दिया, मान लो b नाम दे दिया, ठीक है, b वेक्टर। तो pf इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो pf डॉट b इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से अपने को वी कैन फाइंड लैम्डा फ्रॉम हियर। बोलो सही है बात, लैम्डा निकल आया एक बार, अपना काम हो गया। लैम्डा निकल के आते ही लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू आ जाएगी, f पॉइंट आ गया, है ना। लैम्डा की वैल्यू यहां रखते ही ये क्या आ गया, यहाँ पे इस f में लैम्डा की वैल्यू रखते ही क्या आ जाएगा, f पॉइंट आ जाएगा। f पॉइंट आ गया, अपना काम हो गया। अब f पॉइंट आ गया, इमेज निकालना है ना। हमेशा इसी प्रोसेस से जाना ज्यादा बेटर है बच्चों, है ना। इमेज निकालने के लिए भी अपन f निकालेंगे पहले, उसके बाद p डैश निकालेंगे, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, वो कम कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि p प्लस p डैश बाई 2 इज इक्वल टू है f वेक्टर। तो यहां से देखो p डैश जो पॉइंट है वो आ जाएगा 2f माइनस p। तो अपन इसको लिख सकते हैं 2fx माइनस px, 2fi माइनस py, 2fz माइनस pz। ये आ गया पॉइंट p डैश। तो p डैश x, p डैश y, p डैश z की वैल्यू आ गई बच्चों, है ना। तो ये इमेज आ गया, किसी पॉइंट का इमेज निकालने का तरीका। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है इस तरीके का, ये प्रोसीजर करेंगे। ये प्रोसीजर बहुत ही आसान प्रोसीजर है और करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, काफी सिंपल भी है। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम f। इसको निकालने के लिए क्या f हमेशा निकालना जरूरी है क्या, है ना। अपना क्वेश्चन क्या है, क्या इसको निकालने के लिए f निकालना जरूरी है क्या। मेरे को क्या निकालना है, किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस। देखो बच्चों, फर्स्ट मेथड तो अपन यही लिख लेंगे कि f निकाल लिया, है ना। फाइंड f निकालो, वहां से अपन क्या निकाल लेंगे, pf। मेथड नंबर 1।
भाई जब एफ ही आ गया तो सब कुछ आ गया। मेथड 2, मैं बोल रहा हूं कि मुझे यदि एफ पूछा ही नहीं है तो मैं पी एफ निकालने के लिए क्या एफ निकालना कंपलसरी है? अपन बोलेंगे कि कंपलसरी नहीं है। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, इस पे एक पॉइंट पता है x1 y1 z1, ये p पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, तो क्या मैं इस वेक्टर के बारे में कुछ बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। ये वेक्टर की डायरेक्शन अपने को इधर की डायरेक्शन भी पता है, ABC, ठीक है, तो ये निकाल सकता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, है ना, PA का, है ना, PA का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन विल बी AF, इसको A पॉइंट मान लेता हूं, AF, और ये मान लो परपेंडिकुलर अपने को निकालना है तो PF ही तो निकालना है। तो PF निकालने का तरीका मैंने बोला कि पहले ये थीटा निकाल दो और थीटा से मोड ऑफ PA साइन थीटा। तो फर्स्ट फाइंड थीटा यूजिंग, है ना, थीटा बिटवीन AP वेक्टर एंड B वेक्टर, एंगल निकाल लेंगे पहले, है ना, थीटा बिटवीन AP वेक्टर एंड B वेक्टर। AP वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन के बीच में दोनों पता है मेरे को, A पता है, P पता है, B वेक्टर भी पता है, तो ये एंगल आ जाएगा। तो कोसाइन निकल गया यहां से, है ना, कोस थीटा निकल आया, इस कोस थीटा से क्या निकाल लो, साइन थीटा। साइन थीटा निकाल लिया तो अपने को पता है कि मोड ऑफ AP साइन थीटा विल बी अवर आंसर। बहुत ही आसान है बच्चों। कोस थीटा निकालने का तरीका क्या है? दो वेक्टर दिए हुए, कोस थीटा निकालने का तरीका क्या है? AP डॉट बी अपॉन, है ना, कोस थीटा कैसे निकालेंगे? AP डॉट बी अपॉन मोड ऑफ AP मोड ऑफ B, ठीक है। मेथड 2। मेथड 3, मेथड 3 मैं बोल रहा हूं कि कोस थीटा नहीं निकालना चाह रहा हूं मैं, डायरेक्टली यदि निकालना चाह रहा हूं तो डायरेक्टली देखो क्या होगा, AP क्रॉस B का मोड निकालना है मेरे को, AP क्रॉस B का, AP क्रॉस B अपॉन मोड ऑफ B, ये निकालना है। अब AP क्रॉस B का मोड निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ AP मोड ऑफ B का स्क्वायर माइनस AP डॉट B का होल स्क्वायर, इसको अपन बोलते हैं लेग्रांज आइडेंटिटी, यूजिंग लेग्रांज आइडेंटिटी। काम वही कर रहे हैं, कोस थीटा निकाल के फिर साइन थीटा निकाला गया है, बट डायरेक्टली फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, फाइन। तो ये अपन यहां पे एक पॉइंट और लाइन का कहानी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइन एंड लाइन। एक लाइन का लाइन के साथ सिचुएशन। लाइन एंड लाइन, लाइन का लाइन के साथ कहानी क्या है कि दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है, देखो स्पेस में दो लाइन कैसे कैसे हो सकती है, या तो कोप्लेनर हो सकती है या हो सकती है नॉन कोप्लेनर, है ना। प्लेनर से अपन डिफाइन कर रहे हैं, या तो कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर में दो केस आ रहे हैं, देखो कोप्लेनर में या तो पैरेलल लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे कुछ, एक दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करती है तो वो भी एक ही प्लेन में होगी, बोलो, है ना, इससे बनने वाला ये प्लेन होगा, इसके अंदर होगी वो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी अपन बोल सकते हैं कोप्लेनर है वो। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में फिर दो केस बनते हैं, डिसजॉइंट लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। अभी अपन बात करते हैं कि सबको अलग अलग अपन कैसे कर पाएंगे। फिर नॉन कोप्लेनर की बात करते हैं। नॉन कोप्लेनर में बच्चों हमेशा नॉन कोप्लेनर की बात क्या है, नॉन कोप्लेनर में क्या होगा, ना तो इंटरसेक्टिंग होगी लाइन ना पैरेलल होगी। ऐसी लाइन कैसी होगी, देखो स्पेस में ये दो लाइंस के बारे में अपन क्या बोलेंगे, ये लाइन इसके पास से होके चली जाएगी तो इनको अपन बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्यू लाइंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस बोलते हैं इसको अपन नॉन
प्लेनर लाइंस बोल सकते हैं अपन इसको, या नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तीनों ही नाम इसी के हैं। तो लाइंस किस टाइप की है, देखो स्पेस में ऐसा कुछ होगा, इनके बीच में कुछ मिनिमम डिस्टेंस होगी ऐसे अलोंग ए परपेंडिकुलर लाइन, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, ये ऐसे मान लाइन ऐसे आ रही है, एक मान लो ऐसे बाहर आ रही है, तो ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी स्पेस में, ठीक है। तो इन लाइंस को अपन क्या बोलते थे, स्क्यू लाइंस। अब अपन बात करते हैं कि लाइंस की इक्वेशन यदि दी हुई है, वहां से लाइन के बारे में अपन कैसे बताएंगे, ठीक है। तो दो लाइन की अपने को इक्वेशन दी हुई है, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। मतलब ये फर्स्ट लाइन है, a1 से पास कर रही है और b1 के पैरेलल है। सेकंड लाइन क्या है, a2 से पास कर रही है और b2 के पैरेलल है। ये दो लाइन है, ये दो लाइन की इक्वेशन को देख के अपन कैसे बताएंगे कि ये इनमें से किस कैटेगरी में आने वाली है। समझ में आ रही के बाद, तो देखो पहला अपन बोलते हैं फर्स्ट, व्हेन b1 इज पैरेलल टू b2। तो b1 यदि पैरेलल टू b2 हो गया तो लाइंस क्या हो गई बच्चों, पैरेलल लाइंस। बोलो सही है क्या बात। अब पैरेलल लाइंस तो वो हो गई, अब पैरेलल लाइंस में वो डिसजॉइंट होगी या कोइंसिडेंट होगी, ये कैसे पता करेंगे। डिसजॉइंट होगी या कोइंसिडेंट होगी, वो कैसे पता करते हैं बच्चों। देखो मैंने बोला कि मैं a2 माइनस a1 निकालूंगा, है ना, क्या वेक्टर निकालूंगा, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालूंगा, उसको b1 के रेस्पेक्ट में चेक करूं। a2 माइनस a1 क्रॉस b यदि नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है, डिसजॉइंट है, ठीक है। इफ b1 इज पैरेलल टू b2, b1 इज पैरेलल टू b2, उसके बाद की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस a2 माइनस a1 क्रॉस b1 क्या आ गया, नॉन जीरो। और यदि ये जीरो आ गया, इस बात का मतलब क्या है कि a2 माइनस a1 जो लाइन है ना, a2 माइनस a1 लाइन, a2 माइनस a1 जो वेक्टर है, a2 माइनस a1 वेक्टर b1 के पैरेलल है या b2 के पैरेलल है। वो कब हो सकता है, जब दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b2 या क्रॉस b1, कोई भी एक ले लो, इज जीरो। तो b1 इज पैरेलल टू b2 को लिखने का तरीका क्या है, b1 क्रॉस b2 जीरो आएगा। वो अपने को निकालने की जरूरत नहीं होगी बच्चों, है ना, बिना निकाले अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि b1 क्रॉस b2 जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। वो अपन, है ना, b1 यदि b2 के पैरेलल आ रहा है तो अपने को दिख जाएगा कि वो किस रेशियो में, किसी ना किसी रेशियो में होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के किसी ना किसी, है ना, डायरेक्ट रेशियो में दिखेगा अपने को। तो ये अपन ने बात करी पैरेलल और कोइंसिडेंट की। अब अपन बात करते हैं इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो लाइंस की इक्वेशन यही है, ये इंटरसेक्टिंग और स्क्यू होगी, इस बात को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू दोनों ही यदि होगा तो b1 विल नॉट बी पैरेलल टू b2, पहली बात तो, है ना, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं होगी, है ना, फॉर श्योर। अब अपन बात करते हैं स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग, उसके लिए मैंने बोला, है ना, पहली बात तो b1 क्रॉस b2 आएगा नॉन जीरो। यदि b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो है, उसके बाद मैंने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए स्टोरी देखो, ये a2 पॉइंट है, ये a1 पॉइंट है, a2 माइनस a1 पॉइंट, a2 माइनस a1 वेक्टर निकालो। एक वेक्टर अपने पास b1 है, एक वेक्टर अपने पास बच्चों क्या है, b2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो तीन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, a2 माइनस a1 वेक्टर, यदि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। क्या बोलो, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इस बात का मतलब क्या है, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, मतलब इनका एसटीपी क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो, है ना। b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन का कोई भी वेक्टर a2 माइनस a1 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो।
तो इसका मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। समझ में आ गया बात? इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी तुम निकाल सकते हो, बट बिना पॉइंट निकाले अपन बात कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग यदि पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे वहां से तो चीजें समझ में आ ही जाएगी, है ना। अपन बात करते हैं विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। इस क्यू की बात करें तो इस क्यू के केस में देखो क्या आएगा। इस क्यू के केस में मुझे पता है कि A2 माइनस A1 और B1 B2 ये तीनों एक प्लेन में नहीं होगा, है ना। ये तीनों एक प्लेन में नहीं होगा इस केस में। B1 इधर है, B2 कहीं उधर जा रहा है ना, और ये B1 क्रॉस B2 है। तो A2 माइनस A1, B1 B2 ये तीनों एक प्लेन में नहीं होंगे। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 उस केस में क्या आएगा बच्चों, नॉन जीरो। ये आने का मतलब क्या है, लाइंस आर स्क्यू। सही बात। ये जीरो के साथ B1 क्रॉस B2 नॉन जीरो भी होना चाहिए, तभी अपन इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, पैरेलल भी हो सकता है। अब ये दोनों ही बातें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन को मैं फिर से बात कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये दो लाइन की इक्वेशन फिर से वही है, इनके बीच में अपने को क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहला पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा हूं मैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फर्स्ट देखो, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर अलग होगा, और एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का उस तरीका अलग होगा। तो मान लो पैरेलल नहीं है, मतलब B1 क्रॉस B2, सॉरी पहले पैरेलल है मान लो, तो पैरेलल है तो B1 क्रॉस B2 क्या आएगा बच्चों, 0। B1 इज पैरेलल टू B2, B1 इज पैरेलल टू B2। B1 क्रॉस B2 0 आया। इसके बाद अब मेरे को क्या चेक करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, देखो यहां पे डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों लाइंस के बीच में अपने को डिस्टेंस निकालना था। तो मैंने बोला अपन क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस B1 कर लो चाहे क्रॉस B2 कर लो, है ना। मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, A2 माइनस A1 साइन थीटा, यही तो करना है। तो A2 माइनस A1 क्रॉस B1 अपॉन मॉड ऑफ B1, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। ये क्या देखो, ये क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 का मोड B1 का मोड अपॉन B1 का मोड तो कैंसिल हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 साइन थीटा होगा क्या, ये डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। समझ में आ रही है के बाद। अब देखो ये डिस्टेंस 0 आ गई तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस नॉन जीरो है तो डिसजॉइंट हो जाएगी लाइन। समझ में आ रही है के बाद। वही रिलेशन अपन ने यहां निकाला था। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब अपन बात करते हैं इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइंस के बीच में, मतलब इफ B1 क्रॉस B2 इज नॉन जीरो, तो या तो इंटरसेक्टिंग हो रही होगी या स्क्यू हो रही होगी। तो अपने को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सी है, सीधा अपन क्या करेंगे इस केस में अपन बोलते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो किसके अलोंग होगी, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। इंपॉर्टेंट है ये बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस will occur along कॉमन नॉर्मल के अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलने क्या वाली है अपने को, मैंने क्या बोला देखो यहां पे कैसे निकाला है अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मान लो A2 है, ये मान लो A1 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन ले लो, इसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन ले लो किस पे, B1 क्रॉस B2 पर। तो ये लेंथ आ जाएगी अपने को, अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो ये लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ क्या होगी बच्चों, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन, A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन इसके ऊपर। तो प्रोजेक्शन लिया मैंने A2 माइनस A1
डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसका भी मॉड ले लो। सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 0 आई मतलब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आ गया 0, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई 0, मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इफ दिस इज नॉन जीरो देन लाइन्स आर स्क्यू। क्लियर है पॉइंट? ये नॉन जीरो है तो स्क्यू, ये 0 आ गया इसका मतलब इंटरसेक्टिंग, है ना। b1 क्रॉस b2 नॉन जीरो है, उसके बावजूद ये 0 आ रहा है। b1 क्रॉस b2 0 है, तब तो क्या हो गया, तब तो लाइन्स पैरेलल ही हो गई। तो ये था लाइन एंड लाइन के बीच की स्टोरी। अब यहां पे एक बात और करते हैं अपन, वो मैं बाद में समझाऊंगा किस तरीके से अपन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता, सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकलवाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों प्लेन क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट और काफी सिंपल, है ना। तो एक प्लेन को लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक प्लेन की इक्वेशन को लिखने के लिए क्या चाहिए, एक बार ये सोचो। एक प्लेन के इक्वेशन को लिखने के लिए या एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर। ये मान लो मेरा ये जो हैंड है दैट इज प्लेन, तो ये नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और इसके अंदर कोई एक पॉइंट में ले लूं, इसके अंदर मैं कोई एक पॉइंट ले लूं, तो अब ये प्लेन फिक्स हो गया ना। ये नॉर्मल वेक्टर के साथ इस पॉइंट से पास करता हुआ एक प्लेन, एक यूनिक प्लेन होगा, वो फिक्स हो गया। अब इसको अपन इधर उधर नहीं लेके जा सकते, पॉइंट पीछे लेके गए तो मतलब पॉइंट तो वहीं रह गया। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात? तो एक प्लेन को फिक्स करने के लिए मैंने बोला क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट चाहिए उस प्लेन में और एक चाहिए मेरे को नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मैंने ले लिया, डायरेक्शन रेशियो मैंने ले लिया ABC। दिस इज नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन का मतलब प्लेन के नॉर्मल, ये बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बोला, कोई भी जनरल पॉइंट मान लो, ये तो अपने को दिया हुआ है, मान लो x1 y1 z1, कोई जनरल पॉइंट मैंने r माना x y z, तो मैं क्या बोल रहा हूं, r माइनस ए वेक्टर हमेशा क्या होगा, है ना, कोई भी r लो, इस प्लेन का कोई भी r लिया मैंने, इस प्लेन का कोई भी r लिया, r माइनस ए वेक्टर, यदि इस प्लेन में कोई वेक्टर है तो ये नॉर्मल उसके क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो r माइनस ए इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, तो यहां से देखो आ जाएगा r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन है बच्चों वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको अपन नॉर्मल इक्वेशन में चेंज कर देते हैं अपनी 3D में। 3D में वेक्टर इक्वेशन को 3D में लाना है तो एक ही तरीका, r को रख दो x, a को रख देंगे, है ना, r i के प्लस y j के प्लस z k के, माइनस a को मैंने रख दिया x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, दिस इज a। r माइनस ए डॉट n क्या है, a b c, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी जे के कैप इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x माइनस x1 y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1 आई कैप जे कैप के कैप डॉट ए बी सी इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों 0। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। तो देखो क्या आ रहा है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसी बात को अपन क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन को कुछ d नया कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो मैंने बोला कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज प्लस d इक्वल टू 0, वेर जो a b c है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो a b c है वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर, है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। सही है। तो कोई भी प्लेन को लिखने के लिए अपने को एक पॉइंट चाहिए और एक उस पे नॉर्मल वेक्टर चाहिए, बस इसी बात का यूज करना है बच्चों। तो मैं डिस्कस करता हूं, कुछ चीजें अपने को गिवन है। फर्स्ट, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन,
एक प्लेन में अपने को 3 पॉइंट्स इस तरीके से दिए हुए हैं कि वो एक क्या बना रहा है, ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल से अपने को पता है कि एक प्लेन बनेगा। तो अपन प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहां से हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम हियर। तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों अपन को, तो मैंने क्या बोला, इन तीनों पॉइंट से 2 वेक्टर बना लेंगे, है ना। ये मान लो A है, ये B है, ये C पॉइंट है। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं AB वेक्टर, मैं लिख सकता हूं AC वेक्टर, ठीक है। 3 पॉइंट दिए हुए थे, तो वहां से AB वेक्टर और AC वेक्टर लिख सकता हूं। AB वेक्टर लिख लिया मैंने, AC वेक्टर लिख लिया, मतलब उस प्लेन में 2 वेक्टर आ गए। इन 2 वेक्टर की हेल्प से क्या एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकता हूं इस प्लेन के? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर अपने को लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल वेक्टर अपने पास क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर यहां पे आ जाएगा AB क्रॉस AC। AB क्रॉस AC से क्या मिल गया, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर पता है और उसमें एक पॉइंट पता है तुम्हारे को, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं या प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन। तो ये जो भी नॉर्मल वेक्टर आया, लेट से ये आ रहा है ABC, है ना, ये मान लो आ रहा है अपने पास ABC। तो A इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई प्लस C इंटू जेड प्लस D इक्वल टू 0। यहाँ पे ABC नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है, D अननोन है, D को निकालने के लिए A पॉइंट रख दो, यहाँ पे A पॉइंट रख देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी अपने को, है ना। ये इसको डायरेक्टली मैं AX माइनस x1, ये XA प्लस B इंटू वाई माइनस YA प्लस C इंटू Z माइनस ZA इक्वल टू 0, है ना। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज नॉर्मल वेक्टर एंड ए पॉइंट। इसको देखो दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं अपन, STP की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इस STP की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मुझे पता है कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर आर इन द सेम प्लेन, है ना, वेक्टर AB AC एंड AR जनरल वेक्टर एक ही प्लेन में होगा, तो इन तीनों का STP बच्चों क्या होना चाहिए, 0। तो ये वेक्टर कौन सा है, AR वेक्टर जनरल वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है बच्चों, AB वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है, AC वेक्टर। तो STP ऑफ AR AB एंड AC is equal to 0. This is another way of writing equation of plane. तो ये अपने को 3 पॉइंट दिए हुए थे, तब की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लेट से अपने को 2 पैरेलल वेक्टर दिए हुए हैं ना, और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो 2 पैरेलल वेक्टर और एक पॉइंट दिया हुआ, तब भी वही बोलूंगा कि मैं n निकाल लूंगा पहले B क्रॉस C से। वो मान लो आ रहा है ABC, ये मान लो आ रहा है अपने पास ABC, इस पॉइंट से पास करवाना है अपने को। तो एक तरीका तो क्या है इसका, A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू Z माइनस Z1 इक्वल टू 0। दूसरा तरीका क्या है, STP की फॉर्म में, ST की फॉर्म में 2 वेक्टर पता है, मतलब B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 2 वेक्टर अपने को पता है उस प्लेन में, और तीसरा वेक्टर मैंने जनरल वेक्टर मान लिया R माइनस A। तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये इस तरीके से अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और इस फॉर्म में पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, है ना। परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन का मतलब उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके हो जाएगा पैरेलल। तो एक वेक्टर मेरे को यहां से मिलेगा, एक वेक्टर मेरे को यहां से मिलेगा, और एक पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, तो वहां से अपने को क्या निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन। तो यहां पे कैसे भी घुमा सकते हैं, तो अपने को उससे डरना नहीं है। सो दिस वाज इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में की पॉइंट इज वी नीड ए नॉर्मल वेक्टर एंड वी नीड ए पॉइंट। हमेशा ये चीज ध्यान रखो, क्वेश्चन बन जाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन, एक लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, उस लाइन का प्लेन के साथ एंगल अपन कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब बातें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो मैं बोलता हूं कि एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे अपन ने लिखा नॉर्मल वेक्टर। तो अपन ने बोला कि लाइन का मुझे वेक्टर पता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है कि लाइन किसके पैरेलल है, लाइन मान लो बी वेक्टर के पैरेलल है, ये मान लो एन वेक्टर के, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर एन वेक्टर है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्लेन बनेगा ना, ये प्लेन मान लो इसको जाके यहां इंटरसेक्ट किया, बी और एन वेक्टर को बनाता हुआ एक प्लेन बनाया, वो प्लेन मान लो इस अपने गिवन प्लेन को यहां पे जाके मान लो इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन के साथ, दिस एंगल इज डिफाइंड एज थीटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फिर से समझा रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैसे डिफाइन किया जाता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि देखो एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल अपन कैसे निकालेंगे, यहां पे ये मान लो लाइन है, ये मान लो प्लेन है, कोई बोलेगा ये वाला एंगल निकाल लो सर, ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल देता हूं सर, ये वाला एंगल निकाल देता हूं। तो कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है कि भाई नॉर्मल वेक्टर लिखो, है ना, उसमें अपन नॉर्मल वेक्टर लिखेंगे, नॉर्मल वेक्टर लिखने के बाद जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन को एक्स एक्सिस पे जाकर मतलब उसको प्लेन में कट कराएंगे। अब ये जो एंगल दिखेगा, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। क्लियर है पॉइंट। तो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन कैसे डिफाइन किया गया है, नॉर्मल वेक्टर बी वेक्टर उसको एक प्लेन बताते हुए उस प्लेन में कट करवाया, उस प्लेन में जो ये एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, सही है बात। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है, देखो ये मैं निकाल सकता हूं cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी n डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b। यहां से अपने पास क्या मिलेगा एंगल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू n डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ n मॉड ऑफ b। तो इस तरीके से तो अपन ने क्या निकाल लिया एंगल, एंगल निकल आया। अब अपन बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये प्लेन का इक्वेशन अपने को पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन अपने को पता है x माइनस एक्स वन अपॉन लेट से एल, y माइनस वाई वन अपॉन m, z माइनस जेड वन अपॉन n, है ना। इन दोनों का पॉइंट ऑफ निकालना है अपने को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है लेट से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बोला कि इस पे जनरल पॉइंट लिख लो इज इक्वल टू लेमडा मानते हुए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा लेमडा एल प्लस एक्स वन। तो जनरल पॉइंट जो भी होगा, जनरल पॉइंट वो इस फॉर्म का होगा लेमडा एल प्लस एक्स वन या एक्स वन प्लस लेमडा एल कॉमा वाई वन प्लस लेमडा एम z1 प्लस लेमडा n। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट आ गया उसके ऊपर। अब इस जनरल पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे इसमें, तो वहां से क्या मिल जाएगा बच्चों लेमडा। तो a इंटू एक्स प्लस लेमडा L1 प्लस बी इंटू वाई वन प्लस लेमडा एम प्लस सी इंटू Z1 प्लस लेमडा n इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड लेमडा। लेमडा निकल गया तो अपने पास क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपने पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है बात, क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन एकदम से क्लियर है। एंगल कैसे डिफाइन करते हैं और अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब लाइन उसके पैरेलल हो सकती है, लाइन उसके अंदर हो सकती है, उसका अपन केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो अब कोई लाइन है
मान लो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो क्या कर रही होगी, ये नॉर्मल वेक्टर उसके क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर, या लाइन उसके अंदर हो सकती है। तो दो केस बनते हैं, ये मान लो r इज इक्वल टू है a1 a प्लस लेमडा बी कोई लाइन। तो मैंने बोला कि कैसे चेक करेंगे कि लाइन उसके अंदर है या बाहर है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि n डॉट बी चेक करूंगा। n डॉट बी यदि 0 आ गया, मतलब b का n के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब n और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो लाइन जो है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है बच्चों, है ना। लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है। लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है। लाइन प्लेन के पैरेलल है, और यदि ये पॉइंट लाइन मुझे पता है ऐसा कुछ होगा, x माइनस एक्स, ए वेक्टर ही होगा, ए वेक्टर ही है ना लाइन, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एल एम एन ले लेता हूं इसको, और प्लेन है अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ए एल प्लस बी एम प्लस एन सी इक्वल टू आएगा 0, मतलब एन डॉट बी 0 आ गया। एन डॉट बी 0 आने के बाद अपन क्या चेक करेंगे, x1 y1 z1। यदि x1 y1 z1 ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन परफेक्टली इस प्लेन के अंदर है। ये 0 नॉन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन उसके बाहर है। मतलब ये पॉइंट जो है ना लाइन के ऊपर है, वो पॉइंट यदि प्लेन के ऊपर भी हो गया, इसका मतलब वो लाइन प्लेन के अंदर है। ठीक है, ये अपन ने बात करी। अच्छा, यहां पे एक टाइप का प्रॉब्लम और बनता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज कंटेनिंग ए लाइन एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, है ना। लाइन की इक्वेशन अपने को कुछ दे देते हैं लेट से, है ना। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जेई में आया हुआ है कई बार, है ना। ये लाइन के वो है ना, लाइन प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन एंड पैरेलल टू दिस लाइन, जेई मेंस का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कंटेनिंग दिस लाइन और पैरेलल टू दिस लाइन। तो इस प्लेन की इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे, तो अपने दिमाग में बच्चों वही चीज होनी चाहिए कि प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट कौन सा मिल जाएगा अपने को, x1 y1 z1, ये पॉइंट P उस प्लेन के अंदर है। दूसरा अपने को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर पता है क्या अपने को, तो परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर अपने को कहां से मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर मिलेगा a1 b1 c1 का क्रॉस प्रोडक्ट a2 b2 c2 के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो n वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा है कि एक लाइन और प्लेन में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों पॉइंट एंड प्लेन। तो पॉइंट एंड प्लेन में तो कुछ नहीं, सिंपल सा है। एक प्लेन की इक्वेशन अपने को दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। एक पॉइंट प्लेन के, पहले दो पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये P1 पॉइंट है, मान लो ये P2 पॉइंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बोलूंगा ये P1 पॉइंट का मतलब मान लो x1 y1 z1, P2 मान लो x2 y2 z2 है। तो ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी एंड उसका साइन ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी, इनका साइन यदि सेम है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ प्लेन। यहां पे दो साइड है और साइन यदि ऑपोजिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, P1 और P2 ऑपोजिट साइड में है ना। तो P ऑफ P1 प्लस P ऑफ P1 इंटू P ऑफ P2 इज लेस देन 0, तो मतलब ये वाला केस है। पहली बात तो ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स। दूसरा अपन बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला जैसे अपन लाइन में निकले थे वही सेम यहां पे फॉर्मूला होगा। लाइन का जस्ट कॉपी करना है अपने को। लाइन में फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे p पॉइंट क्या है, x1 y1 z1,
तो एक्स वाई जेड यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड। इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो वहां पे z माइनस जेड वन अपॉन सी नहीं था लाइन में, यहां पे ये एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो जो वहां लाइन में था यहां पे वो चीज प्लेन में है ना। लाइन में, लाइन का 3D में लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, देख लेना, ये बात ध्यान रखना, अपन को ध्यान रखना है। प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने लाइन में पढ़ा है 2D में। और इमेज के लिए देखो, इमेज के लिए भी वही सेम फॉर्मूला है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस की बात करें पी एफ की, किसी पॉइंट P की F से डिस्टेंस, तो पी एफ डिस्टेंस होती है बच्चों, पी एफ डिस्टेंस यहां पे मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी का मोड, यहां पे अंडर रूट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे अंडर रूट नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले थे एक पॉइंट का लाइन के रेस्पेक्ट, पॉइंट का प्लेन के रेस्पेक्ट में सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों प्लेन एंड प्लेन। एक प्लेन का प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है ना। एक प्लेन दूसरे प्लेन को क्या कर सकता है बच्चों, इंटरसेक्ट कर सकता है और या फिर पैरेलल हो सकता है। जब पैरेलल होगा तो n1 विल बी n1 क्रॉस n2 विल बी 0 और इस केस में n1 क्रॉस n2 विल बी नॉन जीरो। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उस केस की मैं बात कर रहा हूं, ये एक प्लेन दूसरे प्लेन को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है, जेई मेंस में और एडवांस में भी कई बार अपन पूछ लेते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने बोला इस प्लेन की इक्वेशन पता है क्या, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y, ये गिवन होता है अपने को, ये दोनों प्लेन गिवन है, फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या है, पहले तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या, लाइन पे एक पॉइंट चाहिए और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा, देखो बच्चों n1 क्रॉस n2 करोगे ना, यहां पे n1 क्रॉस n2 करोगे तो देखो किसके अलोंग आएगा, n1 क्रॉस n2 करेंगे तो लाइन के अलोंग आएगा, क्योंकि लाइन क्या है, लाइन इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी है, और मुझे पता है कि प्लेन का कोई भी लाइन होगा वो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि n1 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, n2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन n1 के भी परपेंडिकुलर है और वो लाइन n2 के भी परपेंडिकुलर है। तो उस लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, यानी लाइन परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो उस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, n1 क्रॉस n2। तो लाइन की डायरेक्शन अपने को मिल गई बच्चों n1 क्रॉस n2। बात करते हैं लाइन पे, लाइन पे अपने को पॉइंट चाहिए। अब लाइन पे पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि z को 0 रख लो, कोई भी पॉइंट निकाल सकते थे अपन, z को 0 रखने पे x और y कुछ मिलेंगे, मान लो x मिल रहा है अल्फा, y मिल रहा है बीटा, z मिल रहा है 0, तो ये एक पॉइंट आ गया, ये एक लाइन आ गया। तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते थे, वो अपन आंसर से देख के चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट है ना। आंसर में मान लो कुछ सॉल्यूशन में ऐसा दिया हुआ है x माइनस एल्फा अपॉन लेट से n1 क्रॉस n2 से आ रहा है, लेट से n1 क्रॉस n2 का x, y माइनस बीटा n1 क्रॉस n2 का y कंपोनेंट, z माइनस गामा n1 क्रॉस n2 का
z कंपोनेंट। मान लो ऐसा आ रहा है आंसर में, मेरा आंसर तो ये आ गया x माइनस अल्फा अपॉन लेट से ये आ रहा है l y माइनस बीटा अपॉन m z माइनस गामा अपॉन n, ठीक है। बट मेरा z माइनस 0 आ रहा था, बट आंसर में मेरे को ये दिख रहा है, तो घबराना नहीं है उससे कि यार अब क्या करेंगे। तो इसमें बेसिकली मैंने z इक्वल टू 0 रखा है ना, उसने z इक्वल टू गामा रख के सोल्व किया है ना, तो ये आंसर में देख लो। और यदि मोर देन वन या ऑप्शंस में दिए हुए तो हर बार तो सोल्व करेंगे नहीं, उठाओ अल्फा बीटा गामा को दोनों इक्वेशन में रख दो, तो अपने को पता लग जाएगा कि अल्फा बीटा गामा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं। अल्फा बीटा गामा पे ही फोकस करना, अल्फा बीटा गामा को रख के चेक कर लो। समझ आ रही है ना बात? तो इस तरीके से अपन निकालते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी इक्वेशन को, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन को लिखने का तरीका दूसरा, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 0। कई बार इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू P2। दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इसको लिखने का यही तरीका है। ये यहाँ पे P1 इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पे P2 इक्वल टू 0 है। बोथ इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो होगी एक लाइन। तो ये तो अपन ने बात करी प्लेन एंड प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे अपन यूज करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन का। जैसे फैमिली ऑफ लाइन बच्चों होता है, वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन आता है ना। एक प्लेन इस तरीके से है, दूसरा प्लेन मान लो इस तरीके से है, तो इसकी फैमिली का कोई भी प्लेन जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जिनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है, ये मेरे को पता है P1 इक्वल टू 0, ये P2 इक्वल टू 0, ये मान लो P3 इक्वल टू 0। तो P3 की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं बच्चों P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है क्या बात? ये है फैमिली ऑफ प्लेन। तो P3 को निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन कुछ भी दे सकता है। इसके ऊपर मान लो कोई पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट रखते ही लेमडा का वैल्यू आ गया। ये मान लो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दे दी, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से लेमडा मिल जाएगा। इसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस दे दिया, तो पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, लेमडा निकल जाएगा। तो घुमा फिरा के अपने को ये बोल सकता है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 एंड परपेंडिकुलर टू सम अदर प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, है ना, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस लेमडा को निकालने के लिए है ना वन मोर कंडीशन विल बी गिवन, जैसे लाइन में होता है। ठीक है, एक इसका टिपिकल प्रॉब्लम जो आता है, कई बार अपन को देखने को मिलता है, इस प्लेन को घुमाते हैं अपन, है ना। प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, देखो बोलता है कि P1 इक्वल टू 0, P2 इक्वल टू 0, P2 प्लेन को घुमाया गया अल्फा एंगल से, P2 प्लेन को घुमाया गया अल्फा एंगल से, नया प्लेन है मान लो P3, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ P3। अल्फा एंगल दे देगा लेट से 45 डिग्री से घुमाया गया, कैसे सोचेंगे, है ना। अपने को P3 क्या दिया हुआ है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में P2 प्लेन को घुमाया गया अल्फा एंगल से, तो अपने को नया जो प्लेन मिल रहा है अल्फा घूमने के बाद, उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। उस प्लेन की इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलता हूं कि कैसे निकालेंगे, मैं बोलता हूं कि P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन जो भी होगा। इसका कुछ नॉर्मल वेक्टर आया, मान लो है n डैश, P2 का कुछ नॉर्मल वेक्टर था n, मुझे पता है कि इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो इनके नॉर्मल के बीच में भी वही एंगल होगा। इस बात का अपन यूज कर लेंगे, तो अपन बोलेंगे कि जो cos अल्फा से घुमाया गया, तो cos अल्फा शुड बी इक्वल टू n डॉट n डैश अपॉन मॉड ऑफ n डैश। सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड लेमडा। सब कुछ नोन है, अल्फा से घुमाया गया नोन है, n नोन है, n नोन है, n डैश में सिर्फ लेमडा वेरिएबल है, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसमें एक लास्ट कंसेप्ट बचता है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। एंगल बाइसेक्टर अपन दो प्लेन का कैसे निकालते हैं, देखो एक इक्वेशन अपने को दी हुई है, मान लो P1 इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है P2 इक्वल टू 0। P1 का मतलब क्या है, A1 B1 C1 D1, है ना।
और दूसरा मान लो A2 B2 C2 D2 इक्वल टू 0। ये दो अपन को प्लेन दिए हुए हैं, इनका अपने को क्या निकालना है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला जो होता है अपने पास है ना, दो प्लेन अपने पास इस तरीके से है, एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा, एक एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो P1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस P2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर भी है। अब अपना डिस्कशन ये आता है इसमें से एक्यूट कौन सा, ऑब्ट्यूस कौन सा। ठीक है, तो बोलेंगे कि सर ऐसा करते हैं, प्लस लेके सॉल्व करेंगे, उसका P1 के साथ एंगल निकाल लेंगे, माइनस लेके सॉल्व करेंगे, उसका P1 के साथ एंगल निकाल लेंगे। बट यहां से बहुत लेंदी जाएगा, तो अपन एक्चुअली कैसे करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, याद रखना। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का साइन निकालो। ये साइन, इसका जो भी साइन आया, मान लो ये पॉजिटिव आया, तो यहां पे पॉजिटिव लेने पर ऑब्ट्यूस मिलेगा। ये मान लो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव लेने पर ऑब्ट्यूस मिलेगा। इसका जो भी साइन है वो साइन लेने पे ऑब्ट्यूस मिलता है। ये इतनी सी बात याद रखो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो भी साइन होगा वो साइन लेने पे हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस। दैट साइन विल ऑलवेज गिव अस ऑब्ट्यूस। ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा, ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आई होप 3D के जितने भी कंसेप्ट अपने पास आते हैं वो सारे कंसेप्ट अपन ने इस लेक्चर में रिवाइज कर लिए हैं। तो इसका रिवीजन असाइनमेंट अच्छे से करो बच्चों, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।